नमस्ते मम्मी जी। कल रात क्या आप लोग कहीं बाहर गए हुए थे? अपनी आवाज में जरा मिठास घोलते हुए छाया बोली। हाँ, खुशबू के बेटे अंश का जन्मदिन था, इसलिए हम सब वहां गए थे। लौटने में लेट हो गया था। खुशबू उसकी बड़ी ननद थी। अंश के बर्थडे की पार्टी में उसे बुलाया ही नहीं गया। इस सोच ने उसके मूड को और भी ज्यादा खराब कर दिया। मम्मी, अजय से बात करा दीजिए। छाया ने जानबूझकर रूखापन दिखाते हुए पार्टी के बारे में कुछ नहीं पूछा और अपने पति अजय से बात करने की इच्छा जाहिर की। अजय तो मार्केट गया है, उसे कुछ कहना हो तो बता दो। मुझे दफ्तर में फोन करने को कहिएगा। अच्छा मम्मी, मैं फोन रखती हूँ। नमस्ते। सुखी रहो बहू। सास कमला का आशीर्वाद सुनकर छाया ने बुरा सा मुंह बना लिया और फोन रख दिया। बुढ़िया ने यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। गुस्से में बड़बड़ाती छाया अपना पर्स उठाने के लिए बेडरूम की तरफ चल दी। कैरियर के हिसाब से आज का दिन छाया के लिए बहुत महत्वपूर्ण व खुशी से भरा था। वह टीम लीडर बन गई थी। यह न्यूज़ उसे कल ऑफिस बंद होने से कुछ ही मिनट पहले मिली थी, इसलिए इस खुशी को वह अपने दोस्तों के साथ बांट नहीं सकी थी। ऑफिस में छाया के कदम रखते ही उसे बधाई देने वालों की भीड़ लग गई। अपने नए कैबिन में टीम लीडर की कुर्सी पर बैठते हुए छाया खुशी से फूली नहीं समाई। अजय, तुम्हें एक बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाती हूँ। छाया ने उत्साही अंदाज में बात शुरू की। तुम्हारा प्रमोशन हो गया है ना? तुम्हें कैसे पता चला? छाया हैरान हो उठी। तुम्हारी आवाज की खुशी से मैंने अंदाजा लगा लिया। छाया, मैं टीम लीडर बन गई हूँ। अजय, अब मेरी सैलरी 40,000 रुपये हो गई है। गाड़ी भी मिल गई है। अब तो पार्टी हो जाए। श्योर, पार्टी कहाँ लोगे? कहीं बाहर नहीं, तुम शाम को घर आ जाओ। मम्मी और नेहा तुम्हारी मनपसंद चीजें बनाकर रखेंगी। अजय का प्रस्ताव सुनकर छाया का उत्साह ठंडा पड़ गया और उसने नाराज लहजे में कहा, घर में पार्टी का माहौल कभी नहीं बन सकता। अजय, तुम मिलो ना शाम को मुझसे बाहर। हमारा मिलना तो सैटरडे या संडे को ही होता है। छाया, मेरी खुशी की खातिर क्या तुम आज नहीं आ सकते हो? गुस्सा होकर छाया, तुम अपना मूड खराब मत करो। सैटरडे को 3 दिन बाद मिल ही रहे हैं, तब बढ़िया सी पार्टी ले लूंगा। तुम भी अजय, कैसे भुलक्कड़ हो। सैटरडे को मैं दिल्ली जाऊंगी। तुम्हारी जैसी बिजी स्त्री को अपने भाई की शादी याद है? ये वाकई कमाल की बात है। मुझे ताना मार रहे हो? छाया चिढ़कर बोली। सॉरी, मैंने तो मजाक किया था। अच्छा यह बताओ कि दिल्ली संडे की सुबह तक पहुंच जाओगे ना? आप हुक्म करें, साले साहब के लिए जान भी हाजिर है मैडम। घर से कौन कौन आएगा? तुम जिसे कहो ले आएंगे, जिसे कहो छोड़ आएंगे। वैसे तुम सैटरडे की रात को पहुंचोगी, इस बात से मनोज या तुम्हारे मम्मी डैडी नाराज तो नहीं होंगे? मुझे अपने जूनियर्स को ट्रेनिंग देनी है, मैं चाहकर भी पहले नहीं निकल सकती। सही कह रही हो तुम। भाई की शादी के चक्कर में इंसान को अपनी ड्यूटी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तुम कभी मेरी भावनाओं को नहीं समझ सके। छाया फिर चिढ़ उठी। मैं अपने कैरियर को बड़ी सीरियसली से लेती हूँ। अजय, छाया मैं फोन रखता हूँ। आज तुम मेरे मजाक को सहन करने के मूड में नहीं हो। ओके बाय। छाया और अजय ने एक ही साथ इंजीनियरिंग एक ही कॉलेज से किया था। दोनों के बीच प्यार का बीज भी उन्हीं दिनों अंकुरित हुआ। अजय एक बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर था और छाया एक इंटरनेशनल कंपनी में। करीब 2 साल पहले दोनों ने घर वालों की रजामंदी से शादी कर ली। दुल्हन बनकर छाया अजय के घर आ गई। वहां के अनुशासन भरे माहौल में उसका मन शुरू से नहीं लगा। टोका टोकी के अलावा उसे एक बात और खलती थी। दोनों अच्छा कमाते हुए भी फ्यूचर के लिए कुछ बचा नहीं पाते थे। उन दोनों की ज्यादा कमाई होने के कारण हर जिम्मेदारी निभाने का आर्थिक बोझ उनके ही कंधों पर था। छाया इन बातों को लेकर चिढ़ती तो अजय उसे प्यार से समझाता। हम दोनों बड़े भैया और पिताजी से ज्यादा समर्थ हैं, इसलिए इन जिम्मेदारियों को हमें बोझ नहीं समझना चाहिए। अगर हम सबकी खुशियों और घर की खुशी को बढ़ा नहीं सकते तो हमारे ज्यादा कमाने का फायदा क्या हुआ? मैडम, पैसा उपयोग करने के लिए होता है, सिर्फ जमा करने के लिए नहीं। एक साथ मिलजुल कर हंसी खुशी से रहने में ही फायदा है। छाया, सबसे अलग थलग होकर अमीर बनने में कोई मजा नहीं है। छाया कभी भी अजय के इस नजरिए से सहमत नहीं हुई। ससुराल में उसे अपना
दम घुटता सा लगा। किसी का बर्ताव उसके प्रति खराब नहीं था, पर वह उस घर में असंतोष व शिकायत के भाव से रहती। उसका व अजय का शोषण हो रहा है, यह सोच उसे तनावग्रस्त बनाए रखता। छाया को जब कंपनी से 2 बेडरूम वाला फ्लैट मिलने की सुविधा मिली तो उसने ससुराल छोड़कर वहां जाने को फौरन हाँ कर दी। अपना निर्णय लेने से पहले उसने अजय से विचार विमर्श भी नहीं किया, क्योंकि उसे पति के मना कर देने का डर था। फ्लैट में अलग जाकर रहने के लिए अजय बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। वह बार बार छाया से यही प्रश्न पूछता कि घर से अलग होने का हमारे पास कोई खास कारण नहीं है, फिर हम ऐसा क्यों करें? मुझे रोज रोज मेरठ से दिल्ली आने में परेशानी होती है। इसके अलावा सीनियर होने के नाते मुझे ऑफिस में ज़्यादा टाइम देना चाहिए और ज़्यादा समय मैं ऑफिस में रहकर ही दे सकती हूँ। छाया की ऐसी दलीलों का अजय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। अंततः छाया ने अपनी जिद पूरी की और कंपनी के फ्लैट में रहने चली गई। उसके इस कदम का विरोध मायके और ससुराल वालों दोनों जगह हुआ, पर उसने किसी की बात नहीं सुनी। अजय की नाराजगी, उदासी को अनदेखा कर छाया मेरठ रहने चली गई। अजय सप्ताह में 2 दिन उसके साथ गुजारता। छाया कभी कभार अपने ससुराल वालों से मिलने आती। सच तो यह था कि अपना कैरियर बेहतर बनाने के चक्कर में उसे कहीं ज़्यादा आने जाने का समय ही नहीं मिलता। अच्छा कैरियर बनाने के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन की कठिनाइयों को छाया ने कभी ज़्यादा महत्व नहीं दिया। अपने छोटे भाई मनोज की शादी में वह सिर्फ एक रात पहले पहुंचेगी, इस बात का भी उसे कोई खास अफसोस नहीं था। अपने मम्मी पापा और भाई की शिकायत को उसने फ़ोन पर ऊंची आवाज़ में झगड़कर नज़रअंदाज कर दिया। शादी में हमारे दिल्ली पहुंचने की चिंता मत करो छाया, ऑफिस के किसी काम में अटक कर तुम और ज़्यादा देर से मत पहुंचना। अजय के मोबाइल पर उसने जब भी फ़ोन किया, अजय से उसे ऐसा ही जवाब सुनने को मिला। शनिवार की शाम छाया ने टैक्सी की और 8 बजे तक दिल्ली अपने मायके पहुंच गई। अब तक छिपाकर रखी गई प्रमोशन की खबर सबको सुनाने के लिए वह बेताब थी। अपने साथ बढ़िया मिठाई का डिब्बा वह सबका मुंह मीठा कराने के लिए लाई थी। उसके पर्स में प्रमोशन का पत्र पड़ा था, जिसे वह सबको दिखाकर उनकी वाहवाही लूटने को उत्सुक थी। टैक्सी का किराया चुकाकर छाया ने अपनी छोटी सी अटैची खुद उठाई और फिर दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गई। घर में बड़े आकार वाले ड्राइंग रूम को खाली करके संगीत और नृत्य का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तेज गति के धमाकेदार संगीत के साथ कई लोगों के हंसने बोलने की आवाज़ें भी छाया के कानों तक पहुंची। छाया ने मुस्कुराते हुए हॉल में कदम रखा और फिर हैरानी के मारे ठिठक गई। वहां का दृश्य देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। छाया ने देखा माँ बड़े जोश के साथ ढोलक बजा रही थी। तबले पर ताल बजाने के का काम उसकी सास कर रही थी। अजय मंजीरे बजा रहा था और भाई मनोज ने चिमटा संभाल रखा था। किसी बात पर दोनों हंसी के मारे ऐसे लोटपोट हुए जा रहे थे कि उनकी ताल बिल्कुल बिगड़ गई थी। उनकी छोटी ननद नेहा मस्ती से नाच रही थी और मोहल्ले की औरतें तालियां बजा रही थी। उनमें उसकी जेठानी रोशनी भी शामिल थी। अचानक ही अजय की 6 वर्षीय भतीजी प्रिया उठकर अपनी नेहा बुआ के साथ नाचने लगी। एक तरफ अपने ससुर, जेठ व पिता को एक साथ बैठकर गपशप करते देखा। अपने ससुराल के हर एक सदस्य को वहां पहले से उपस्थित देख छाया हैरान रह गई। उनके पड़ोस में रहने वाली मीना आंटी की नज़र छाया पर सबसे पहले पड़ी। उन्होंने ऊंची आवाज़ में सबको उसके पहुंचने की सूचना दी तो कुछ देर के लिए संगीत व नृत्य बंद कर दिया गया। लगभग हर व्यक्ति से छाया को देर से आने का उल्हाना सुनने को मिला। मौका मिलते ही छाया ने अजय से धीमी आवाज़ में पूछा, आप सब लोग यहाँ कब पहुँचे? हम तो परसों सुबह ही आ गए थे यहाँ। अजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। छाया ने माथे पर बल डालते हुए पूछा, इतनी जल्दी क्यों आए? मुझे बताया क्यों नहीं? अजय ने सहज भाव से बोलना शुरू किया, तुम्हारी मम्मी ने 3 दिन पहले मुझसे फ़ोन पर बात की थी। उनकी बातों से मुझे लगा कि वो बहुत उदास हैं। उन्हें बेटे के ब्याह के घर में कोई रौनक नज़र नहीं आ रही थी। तुम्हारे जल्दी ना आ सकने की शिकायत को दूर करने के लिए ही मैंने उनसे सबके साथ यहाँ आने का वादा कर लिया और परसों से ही यहीं जमकर खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। सबको यहाँ लाना मुझे अजीब सा लग रहा है। छाया की चिढ़ अपनी जगह बनी रही। ऐसा करने के लिए तुम्हारी मम्मी पापा व भाई ने बहुत जोर दिया था।
छाया ने बुरा सा मुंह बनाया और माँ से अपनी शिकायत करने किचन की तरफ चल पड़ी। माँ बेटी की शिकायत सुनते ही उत्तेजित लहजे में बोली, तेरे ससुराल वालों के कारण ही यह घर शादी का घर लग रहा है। तू तो अपने काम की दीवानी बनकर रह गई है। हमें वह सभी बड़े पसंद है और उन्हें यहाँ बुलाने का तुम्हें भी कोई विरोध नहीं करना चाहिए। जो लोग तुम्हारी बेटी को प्यार व मान सम्मान नहीं देते, तुम सब उनसे। बेटी की बात को बीच में काटकर माँ बोली, छाया, तुमने जैसा बोया है वैसा ही तो काटोगी। अब बेकार के मुद्दे को उठाकर घर के हंसी खुशी माहौल को खराब मत करो। तुमसे कहीं ज्यादा इस विवाह में तुम्हारे ससुराल वाले हमारा हाथ बटा रहे हैं और इसके लिए हम दिल से उनके आभारी हैं। मम्मी की इन बातों से छाया ने खुद को अपमानित महसूस किया। उसकी पलकें गीली होने लगी तो वह किचन से निकलकर पीछे के बरामदे में आ गई। कुछ समय बाद अजय भी वहां आ गया और छाया को इस तरह चुपचाप आंसू बहाते देख उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा तो छाया उसके सीने से लगकर रो पड़ी। अजय ने उसे प्यार से समझाया, तुम अपने भाई की शादी का पूरा लुत्फ उठाओ। छाया, व्यर्थ की बातों पर ध्यान देने की क्या जरूरत है तुम्हें। मेरी खुशी की फिक्र ना मेरे मायके वालों को है ना ससुराल वालों को। सभी मुझसे जलते हैं, मुझे अलग थलग रखकर नीचा दिखाते हैं। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। छाया ने सुबकते हुए सवाल किया, तुम क्या सचमुच अपने प्रश्न का उत्तर सुनना चाहोगी। अजय गंभीर हो गया। छाया ने गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब दिया। देखो छाया, अपने कैरियर को तुम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देती हो। तुम्हारे लक्ष्य बहुत ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। आपसी रिश्ते तुम्हारे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखते। तुम्हारी सारी ऊर्जा कैरियर की राह पर बहुत तेज़ी से दौड़ने में लग रही है। तुम इतना तेज़ दौड़ रही हो, इतनी आगे निकलती जा रही हो कि अकेली हो गई हो। दौड़ में सबसे आगे, पर अकेली। अजय की आवाज़ कुछ उदास हो गई। अच्छा, कैरियर बनाने का और कोई रास्ता नहीं अजय। छाया ने दलील दी। छाया, कैरियर जीवन का एक हिस्सा है और इससे मिलने वाली खुशी अन्य क्षेत्रों से मिलने वाली खुशियों के महत्व को कम नहीं कर सकती। हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास ना हो तो अकेलापन, तनाव, निराशा, दुख और अशांति से हम कभी छुटकारा नहीं पा सकते हैं। मुझे क्या करना चाहिए, अपने अंदर क्या बदलाव लाना होगा। छाया ने बेबस अंदाज में पूछा। जो पैर कैरियर बनाने के लिए तेज दौड़ सकते हैं वे सबके साथ मिलकर नाच भी सकते हैं, किसी के हमदर्द भी बन सकते हैं। जरूरत है बस अपना नजरिया बदलने की। अपने दिमाग के साथ साथ अपने दिल को भी सक्रिय कर लो, लोगों का दिल जीतने की। अपनी सलाह देकर अजय ने उसे अपने सीने से लगा लिया। छाया ने पति की बाहों के घेरे में बड़ी शांति महसूस की। अजय का कहा उसके दिल में कहीं बड़ी गहराई तक उतर गया। अपने नज़दीकी लोगों से अपने रिश्ते सुधारने की इच्छा उसके मन में पल पल बलवती होती जा रही थी। मैं बहुत दिनों से मस्त होकर नाची नहीं हूँ, आज कर दूं जबरदस्त धूम धड़ाका यहाँ। छाया की मुस्कुराहट अजय को बहुत ताज़ा व आकर्षक लगी। अजय ने प्यार से उसका माथा चूमा और हाथ पकड़कर हॉल की तरफ चल दिया। उसे साफ दिख रहा था कि पिछले चंद मिनटों में छाया के अंदर जो जबरदस्त बदलाव आया है वह उन दोनों के सुखद भविष्य की तरफ इशारा कर रहा था। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। किचन में खड़े होकर खाना बनाते बनाते विभा की कमर दुखने लगी। पर वे क्या करें, इतने मेहमान जो आ रहे हैं। बहू की पहली दिवाली है, कल तक उसे उपहार लेकर मायके जाना था। पर अचानक बहू की माँ का फ़ोन आ गया कि अमेरिका से उसका छोटा भाई और भाभी आए हुए हैं। वे शादी पर नहीं आ सके थे, इसीलिए वे आप सबसे मिलना चाहते हैं। उन्हीं के साथ बहू के तीनों भाई व भाभियां भी अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं। कुकर की सीटी बजते ही विभा ने गैस बंद कर दी और ड्राइंग रूम में आ गई। बहू आराम से बैठकर गिफ्ट पैक कर रही थी। अरे मम्मी देखो ना, मैं अपने भाई भाभीियों के लिए गिफ्ट लाई हूँ। बस पैक कर रही हूँ, आपको दिखाना चाहती थी पर जल्दी है। वे लोग आने वाले हैं इसीलिए पैक कर दिए। बहू ने कुछ पैक किए गिफ्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा।
तभी विभा जी का बेटा घर में दाखिल हुआ आमिर और नाम अपनी के पत्नी एक से विधुर बोला, पुरुष से रीमा, बातचीत आगे एक कप बढ़ना चाय ठीक बना, रहेगा। बढ़ती गई कि लाओ। अमर और आज माया उसी माया ने भी और मामले किसी की तरह एक की लड़के को तय किया। अरे आप और देख 15 नहीं साल रहे के हो, बाद पता अब चला होगा इसे इस मामले पैक को कर हमें उसकी उसकी परिपक्वता परिपक्वता होने होने के के बाद बाद आने आने जाने जाने से से चलती चलती है। है। मुझे मुझे लगता लगता है है कि कि मानो मानो कि कि मैं मैं छोटी छोटी बहू बहू को को शादी शादी अच्छा अच्छा लगा लगा था। था। उसकी शादी का शादी तैयार की था। माया अमर जो को भी किसी तरह तरह चलाती चलाती है। होगा। रीमा इसके और बाद रीमा के बात घर मामलों में में महिला लड़ते पक्ष को हैं। हमेशा सालों का शादी का प्राथमिकता एक मिलती है। सावधानी खून पूर्वक सारी 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 जिम्मेदारियां जिम्मेदारियां और और बातों में में को पूरा सब करने लेकर के लिए हमारी दिखाया छुट्टी के है। बाद चावल अमर को कई बार और माया इस दरअसल फिर से पापा किसी तरह से बदल सोच विचार में पड़ गए। गए। समय पर सबके सलाह मानो देती की और समझौता के साथ सभी वहाँ को जो बहुत रीमा देती थी। मैंने और इस शर्मा ने समय ठीक प्रयास है, भी अब किया बताया है है कि मेरी और फिल्म रसोई में किसी किसी सहायता सहायता में लेना समय निकाल रीमा देने थे। सबके लिए चाय उन्होंने बनाती, कानूनी पकौड़े रास्ते से तल नफीसा लेती। जैसी एक लड़की क्या निकलता मम्मी, नजर नहीं आ मायके से रहा परिवार है। के सारे फिर लोग भी आए हैं खास और दोस्त आप जो सच कि है जो कि मानदंड मैं उन्होंने विचार निर्धारित के करके साथ देख न लेता हूँ। बैठकर अमेरिका इस इस बात रसोई को में 4 काम दिन ही करूं। हुए होंगे मैं तो कब कि से कह रही आलोक हूँ कि अपनी आप निजी कार एक लेकर नौकर रख लो, अमर को पर फोन आप से है कि इत्तला बस करके उसके घर अब पर मुझसे पहुंच कुछ गए। मत करने को कहिए। तुरंत काम की मेरे बात पर घर आते वाले हुए मुझसे बोले, मिलने आए हैं। देखो बेटा, मैंने अगर मैं अपने यहाँ दोस्त से किचन में काफी लगी डिटेल रहूंगी में बात की तो है। उनके आने का क्या कानूनी रास्ते फायदा। से हम थोड़ा समय इतना अवश्य कहकर खरीद रीमा सकते हैं, किचन से बाहर लेकिन निकल केस गई जीत नहीं और सकते। विभा समय किचन और में पैसे अकेली की रह गई। बर्बादी अलग। उन्होंने तो शांत अंकल रहकर और कोई रास्ता काम है? करना ही उचित अमर ने समझा। पूछा। विभा ने जैसे तैसे चाय और पकौड़े बनाकर बाहर रख दिए और वापस रसोई में खाना गर्म करने चली गई। बाहर से ठहाकों की आवाज़ें जब जब उनके कानों में पड़ती, उनका मन जल जाता। विभा के पति एक दो बार किचन में आए, सिर्फ ये कहने के लिए कि कुछ रोटियों पर घी मत लगाना, रीमा की भाभी नहीं खाती, और खिलाने में जल्दी करो, बच्चों को भूख लगी है। विभा जी का खून तब और जल गया जब जाते जाते रीमा की मम्मी ने उनसे यह कहा, क्या बहन जी, आप तो हमारे साथ जरा भी नहीं बैठी, कोई नाराज़गी है क्या। सबके जाने के बाद रीमा तो तुरंत सोने चली गई और वे रसोई संभालने में लग गई। अगले दिन विभा जी का मन हुआ कि वे पति और बेटे से बीती शाम की स्थिति पर चर्चा करें, पर दोनों ही जल्दी ऑफिस चले गए। 2 दिन बाद फिर रीमा की एक भाभी घर आ गई और उसको अपने साथ शॉपिंग पर ले गई। शादी के बाद से यह सिलसिला अनवरत चल रहा था। कभी किसी का जन्मदिन, कभी किसी की शादी की सालगिरह, कभी कुछ तो कभी कुछ। रीमा के घर वालों का काफ़ी आना जाना था, जिससे वे तंग आ चुकी थी। एक दिन मौका पाकर उन्होंने अपने पति से इस बारे में बात की। सुनो जी, रीमा ना तो अपने घर की जिम्मेदारी संभालती है और ना ही अजय का ख्याल रखती है। मैं चाहती हूँ कि उसका अपने मायके आना जाना कुछ कम हो। शादी को साल होने जा रहे हैं और बहू आज भी महीने में 7 दिन अपने मायके में रहती है और बाकी के दिन उसके घर का कोई ना कोई यहाँ आ जाता है। सारा सारा दिन फ़ोन पर कभी अपनी मम्मी से, कभी भाभी, तो कभी किसी सहेली से बात करती रहती है। देखो विभा, तुमको ही शौक था ना कि तुम्हारी बहू भरे पूरे परिवार की हो, दिखने में ऐश्वर्या राय हो। तुमने खुद ही तो रीमा को पसंद किया था। कितनी लड़कियां नापसंद करने के बाद अब तुम घर के मामले में हम मर्दों को न ही डालो तो अच्छा है। विभा जी सोचने लगी कि इनकी बात भी सही है। मैंने कम से कम 25 लड़कियों को देखने के बाद अपने बेटे के लिए रीमा को चुना था। तभी पति की बातों से विभा की तंद्रा टूटी। वे कह रहे थे, विभा, तुम कितने दिनों से कहीं बाहर नहीं गई। ऐसा करो, तुम अपनी बहन के घर पर हो आओ, तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा। अपनी बहन से मिलकर अपना दिल हल्का करने की सोच से ही विभा खुश हो गई। अगले ही दिन वे तैयार होकर अपनी बहन से मिलने चली गई, जो पास में ही रहती थी। पर बहन के घर पर ताला लगा देखकर उनका मन बुझ गया। तभी बहन की एक पड़ोसन ने उन्हें पहचान लिया और बोली, अरे आप विभा जी हैं ना, शीला जी की बहन। जी हाँ, आपको पता है शीला कहाँ गई है। शीला जी पास के बाजार तक गई हैं, आप आइए ना। नहीं नहीं, मैं यहीं बैठकर इंतज़ार कर लेती हूँ, विभा जी ने संकोच से कहा। अरे नहीं विभा जी, आप अंदर आकर इंतज़ार कर लीजिए, वे आती ही होंगी। उनके बहुत आग्रह पर विभा जी उनके घर चली गई। आपकी तस्वीर मैंने शीला जी के घर पर देखी थी, आइए ना। नेहा, ज़रा पानी ले आना, उन्होंने आवाज़ लगाई। अंदर से एक बहुत ही प्यारी सी लड़की बाहर आई। बेटा देखो, यह विभा जी हैं,
शीला जी की बहन। इतना सुनते ही उस लड़की ने उनके पैर छू लिए। विभा जी ने उसे मन में आशीर्वाद दिया तो शीला की पड़ोसन बोली, यह मेरी बहू है। विभा जी बहुत प्यारी बच्ची है। मम्मी जी मैं चाय रखती हूँ। इतना कहकर वह अंदर चली गई। विभा जी ने एक नज़र घुमाई। इतने सलीके से हर चीज़ रखी हुई थी कि देखकर उनका मन खुश हो गया। कितनी संस्कारी बहू है इनकी। और एक रीमा है। बहन जी, शीला दीदी आपकी बहुत तारीफ करती हैं। मेरा ध्यान शीला की पड़ोसन पर चला गया। इतने में उनकी बहू चाय बिस्कुट के साथ पकोड़े भी बनाकर ले आई और बोली, लीजिए आंटी जी। हाँ बेटा। तभी फ़ोन की घंटी बज गई। पड़ोसिन की बहू ने फ़ोन उठाया और बात करने के बाद अपनी सास से बोली, मम्मी पूजा दीदी का फ़ोन था। शाम को हम सबको खाने पर बुलाया है, पर मैंने कह दिया कि आप सब यहाँ बहुत दिनों से नहीं आए हैं। आप और जीजा जी आज शाम खाने पर आ जाओ। ठीक कहा ना? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कहा। बहू किचन में चली गई तो शीला की पड़ोसिन मुझसे बोली, पूजा मेरी बेटी है नेहा और उसमें बहुत प्यार है। अच्छा है बहन जी, नहीं तो आजकल की लड़कियां बस अपने रिश्तेदारों को ही पूछती हैं। विभा जी ने यह कहकर अपने मन को थोड़ा सा हल्का करना चाहा। बिल्कुल ठीक कहा बहन जी, पर मेरी बहू अपने माता पिता की अकेली संतान है। एकदम सरल और समझदार। इसने यहाँ के ही रिश्तों को अपना बना लिया है। अभी शादी को 5 महीने ही हुए हैं, पर पूरा घर संभाल लिया है। वे गर्व से बोली। बहुत अच्छा है बहन जी। विभा ने थोड़ा सहज होकर कहा। अकेली लड़की है तो अपने माता पिता के घर भी बहुत जाती होगी। वे अकेले जो हैं। नहीं जी, बहू तो शादी के बाद सिर्फ एक बार ही मायके गई है, वह भी कुछ घंटों के लिए। हम बात कर ही रहे थे कि बाहर से शीला की आवाज़ आई, नेहा बेटा घर की चाबी दे देना। शीला की आवाज़ सुनकर नेहा किचन से निकली और उनको अंदर ले आई। नेहा ने खाने के लिए रुकने की बहुत जिद की, पर दोनों बहनें रुकी नहीं। अगले ही पल विभा जी बहन के घर आ गई। शीला के दोनों बच्चे अमेरिका में रहते थे। वह और उसके पति अकेले ही रहते थे। दीदी, आज मेरी याद कैसे आ गई? शीला ने मेज पर सामान रखते हुए कहा। बस यूं ही। तू बता कैसी है? मैं तो ठीक हूँ दीदी, पर आपको क्या हुआ कि कमज़ोर होती जा रही हैं? शीला ने कहा। शायद विभा की परेशानियां उसके चेहरे पर भी छलकने लगी थी। आंटी जी, आज मैंने राजमा बनाया है। आपको राजमा बहुत पसंद है ना? आप तो खाने के लिए रुकी नहीं, इसीलिए मैं ले आई और इन्हें किचन में रख रही हूँ। अचानक नेहा दरवाजे से अंदर आई। किचन में राजमा रखकर मुस्कुराते हुए चली गई। बहुत प्यारी लड़की है। विभा के मुंह से अचानक निकल गया। अरे दीदी, यही वह लड़की है जिसकी बात मैंने अजय के लिए चलाई थी। याद है ना आपको? इनके ऑफिस के एक साथी की बेटी। दीदी, आपको याद नहीं आया क्या? शीला ने विभा की याददाश्त पर जोर डालने को कहा। अरे दीदी, जिसकी फ़ोटो भी मैंने मंगवा ली थी, पर इसका कोई भाई नहीं था। अकेली बेटी थी, इसलिए आपने फ़ोटो तक नहीं देखी थी। शीला की बात से विभा को ध्यान आया कि शीला ने उनसे इस लड़की के बारे में कहा था, पर उन्होंने कहा था कि जिस घर में बेटा नहीं, उस घर की लड़की नहीं आएगी मेरे घर में, क्योंकि माता पिता कब तक रहेंगे? भाइयों से ही तो मायका होता है। तीज त्योहार पर भाई ही तो आता है। यही कहकर उन्होंने फोटो तक नहीं देखी थी। दीदी, इस लड़की की फोटो हमारे घर पर पड़ी थी। श्रीमती शर्मा ने देखी तो उनको लड़की पसंद आ गई और आज वह उनकी बहू है। बहुत गुणी है नेहा। अपने घर के साथ साथ हम पति पत्नी का भी खूब ध्यान रखती है। आओ चलो दीदी, हम खाना खा लेते हैं। राजमा के स्वाद में नेहा का एक और गुण झलक रहा था। घर वापस आते समय विभा जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि लड़की के गुणों को अनदेखा करके उन्होंने भाई ना होने के दकियानूसी विचार को आधार बनाकर नेहा की फोटो तक देखना पसंद नहीं किया। इस पर एक चूक की सजा अब उन्हें ताउम्र भुगतनी होगी।
तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।